हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कोमाटोस पेशेंट या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो एक्चुअली कोमाटोस स्टेट जो है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस। ओके, यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक का अनकॉन्शियस स्टेट रहता है विथ लॉस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है बहुत लंबे टाइम तक। इसे हम बोलते हैं कोमाटोस स्टेट। ओके, तो ठीक ऐसे टाइप का पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो ऐसे यहाँ पे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमको दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि पोटेंशियल कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है। पोटेंशियल कॉजेज़ एक होता है, यहाँ पे मेनली दो टाइप का कॉजेज़ हो सकता है। एक तो मेटाबॉलिक कॉजेज़ हो सकता है, दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़। तो मेटाबॉलिक कॉजेज़ में मोस्ट कॉमन को कौन सा होता है कि ड्रग्स का ओवरडोज होता है। लाइक टीसीए मतलब क्या होता है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो सब होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स के ग्रुप का आता है ये सब। और पॉइजनिंग हो सकता है, लाइक कार्बन मोनोक्साइड एंड अल्कोहल पॉइजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत कॉमन भी होता है। ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में। और ये जो होता है हमारा हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया और सेप्टिसिमिया, ये 5 जो कॉजेज़ है बहुत कॉमन होता है। मतलब एक अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ये 5 कॉजेज़ बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा मिक्सेडिमा कोमा, एडिसोनियन क्राइसिस एंड हेपेटिक एंसेफेलोपैथी भी इसका रीज़न हो सकता है। न्यूरोलॉजिक कॉजेज़ में आ जाता है। न्यूरोलॉजिक कॉजेज़ में होता है क्या, देखो मोस्ट कॉमन होता है ट्रॉमा, मोस्ट कॉमन। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर फॉल फ्रॉम मतलब हाइट से अगर गिर गया तो इस स्टेट में जो अनकॉन्शियस होने का चांसेस बहुत होता है, बहुत कॉमनली होता है ये सब। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है मेनिंजाइटिस, ट्यूमर, एंसेफेलाइटिस एंड एपिलेप्सी, ये भी है, लेकिन इनमें से ट्रॉमा एंड स्ट्रोक बहुत कॉमन है। तो अभी एक एक करके इवेल्युएट करते हैं कि इस टाइप के पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो देखो अनकॉन्शियस जो सब पेशेंट आएगा तो ना, वहाँ पे जो हम अप्रोच लेंगे वो ABC अप्रोच लेंगे। ए मतलब एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एयरवे ठीक है कि नहीं, एयरवे को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रीदिंग और लास्ट में थर्ड में देखेंगे सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में GCS स्कोर अगर लेस देन 8 होता है, GCS स्कोर देखेंगे तो अगर लेस देन 8 होता है तो वहाँ पे हम इंट्यूबेशन के बारे में सोचेंगे। इस पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस सिचुएशन में एयरवे इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट। इसको सबसे पहले हमको सिक्योर करना पड़ेगा। इसके बाद एक IV एक्सेस लेंगे, IV कैनुलेशन करेंगे, वहाँ से IV फ्लूइड देंगे वहाँ पे उस सिचुएशन में। और अगर हिस्ट्री ट्रॉमा है, ट्रॉमाटिक केसेस में ना स्पाइनल इंजरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना होगा इस सिचुएशन में। ट्रॉमाटिक हिस्ट्री अगर होता है तो सब उसके बाद हमको स्टेबलाइज करना पड़ेगा सर्वाइकल स्पाइन को। इसके बाद CBG चेक करो। अगर CBG लेस देन 70 mg/dl होता है, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक रेंज में अगर चला जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 25% डेक्सट्रोज जो होता है वो 100 ml का एक बॉटल आता है, 25D करके एक 100 ml का बॉटल आता है, उसको हम जेट में एक बॉटल चला देंगे। ठीक है, एक बॉटल से ही ठीक हो जाएगा CBG। अब देखो इसके बाद इसके साथ साथ अगर एसोसिएटेड सीजर होता है, सीजर का एपिसोड अगर आता है, तो हम वहाँ पे उसी का सीजर का मैनेजमेंट करेंगे। लाइक IV लोराज़ेपम दे सकते हैं, फेनिटोइन दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उस सिचुएशन में हम देखेंगे कौन सा कंडीशंस में वो प्रेजेंट होता है। ऐसे नहीं कि ये सारे के सारे सिचुएशन एक साथ रहेगा, जो आएगा वो उसी को हम मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सारे करने के बाद पोटेंशियल कॉज को ट्रीट करेंगे। पोटेंशियल कॉज की हिस्ट्री में हम क्या क्या बताए, वही मेटाबॉलिक कॉज और हमारा जो न्यूरोलॉजिक कॉज, उसको हम स्पेसिफिकली मैनेज करेंगे। अब आता है पोटेंशियल कॉज की हिस्ट्री में, अगर वो नार्कोटिक यूज़ मतलब ओपियोइड्स का हिस्ट्री अगर रहता है, ओपियोइड्स यूज़ करने का, उसका ओवरडोज होने का बहुत चांसेस होता है। तो इस सिचुएशन में हम देंगे क्या, IV नैलोक्सोन, ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है, इसका 0.4 to 2 mg IV एक बोलस डोज दे देंगे। ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है, IV नैलोक्सोन शॉर्ट एक्टिंग होता है ये। और अगर मतलब ये हो गया ओपियोइड के केसेस में। अगर बेंजोडाइजिपाइन टॉक्सिसिटी है, तो वहाँ पे बेंजोडाइजिपाइन का जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, हम फ्लूमाजेनिल देंगे, IV फ्लूमाजेनिल देंगे। और अगर वर्निकेस एंसेफेलोपैथी, अच्छा ये बहुत मुश्किल टर्म होता है, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है एक्चुअली। देखो एक्चुअली क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में ये सारे सिचुएशन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में क्या होता है, विटामिन B1 का डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, विटामिन B1 मतलब थियामिन का डेफिशिएंसी होता है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि ये प्रेजेंट करता है लाइक हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि ये लोग खाना नहीं खाते बहुत टाइम तक, तो इसका CBG लेवल बहुत कम होता है। ऐसे पेशेंट, अगर क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में अगर आता है इमरजेंसी में, अगर वहाँ पे हम CBG मापे
और वहाँ पे दिखे कि CBG इस स्टेट में मोस्ट कॉमनली आप पाओगे कि लेस देन 70 होगा CBG, लेस देन 70 mg/dl होगा CBG। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेक्सट्रोज दिए, जैसे कि हम पहले बताए, अगर वहाँ पे CBG कम होता है अगर पेशेंट में, तो हम वहाँ पे सिर्फ डेक्सट्रोज दे देंगे, 25% डेक्सट्रोज 100 ml बॉटल का जो होता है वो हम दे देंगे। तो इस सिचुएशन में क्रॉनिक एल्कोहलिक्स, अगर एल्कोहलिज्म का हिस्ट्री है, क्रॉनिक एल्कोहलिक्स है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में आता है और विथ CBG लेस देन 70, अगर हम सिर्फ डेक्सट्रोज दे देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है उसका। वो डेक्सट्रोज को लैक्टिक एसिड, मतलब डेक्सट्रोज या फिर कोई भी ग्लूकोज सोल्यूशन अगर हम देते हैं तो वो लैक्टिक एसिडोसिस होता है उन बोर्ड्स के बॉडी में। क्यों होता है? क्योंकि इनमें एसोसिएटेड विटामिन B1 या फिर थियामिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा थियामिन डेफिशिएंसी होता है। तो अगर हम सिर्फ डेक्सट्रोज देते हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है और इसके वजह से सिचुएशन और वर्स हो सकता है। तो या इसीलिए इस कंडीशन में हमको साथ साथ डेक्सट्रोज के साथ साथ IV थियामिन भी देना पड़ेगा, IV थियामिन भी देना पड़ेगा। अब आ जाता है इस टर्म में कि वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी क्या होता है। वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी एक मेडिकल इमरजेंसी होता है, एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होता है, जहाँ पे विटामिन B1 या फिर थियामिन का सीवियर डिफिशियंसी होता है, इसीलिए। और ये सारे पेशेंट मोस्ट कॉमनली क्रॉनिक एल्कोहलिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में अगर अनकॉन्शियस स्टेट आता है तो वहाँ पे हम कैसे इसको मैनेज करेंगे वो हम देखें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, मतलब एग्जामिन कर रहे हैं, उसके साथ साथ ना हमको पेशेंट का ब्रीफ हिस्ट्री भी लेना होगा। वहाँ पे जब पेशेंट आया है उसके साथ साथ ब्रीफ हिस्ट्री लेना पड़ेगा। वहाँ पे पूछना पड़ेगा जो ऑनसेट है वो एक्यूट था या फिर मतलब ऑनसेट कैसा था, ग्रेजुअल था या फिर सडन था, या फिर उसके साथ साथ एसोसिएटेड फीवर था कि नहीं, मतलब मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं, वह वर्टिगो है कि नहीं, ठीक है, डिप्रेशन का हिस्ट्री है कि नहीं, कोई एंटी डिप्रेसेंट लेता है कि नहीं, या फिर कोई हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री है कि नहीं, CVA हम सस्पेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो ऐसे हिस्ट्री भी लेना पड़ेगा। तो उसके बाद हम उस हिस्ट्री के साथ साथ हम डायग्नोसिस की तरफ भी जा सकते हैं वहाँ पे और ऐसे डायग्नोस होने के बाद हम उसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कोई ट्रॉमा का साइन है कि नहीं। ट्रॉमा अगर प्रेजेंट होता है तो आपको पता ही है वहाँ पे स्पाइन का एक रिस्क, स्पाइनल इंजरी का एक रिस्क होता है। तो वहाँ पे स्पाइन को हमको सिक्योर करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है वहाँ पे। उसके साथ साथ उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, उसका इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है। इंक्रीज्ड होगा तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे होने का चांसेस है। डीके में इंक्रीज्ड होता है रेस्पिरेटरी रेट। एस्पिरेशन, सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी, मतलब एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, एस्पिरिन में मतलब एस्पिरिन टॉक्सिसिटी को हम सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज्ड होता है, ये होता है मतलब हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कब होता है, हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपियोइड्स करता है, ये सब बार्बिट्यूरेट करता है और TCA करता है, ठीक है। ये सारे के सारे ड्रग्स के ओवरडोज या फिर पॉइजनिंग में ये रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो सकता है। तो हम क्या देखें, एक साइन ऑफ ट्रॉमा देखें, रेस्पिरेटरी रेट देखें। इसके बाद देखना पड़ेगा हमको हार्ट रेट देखना पड़ेगा, वो नॉर्मल है या फिर ज़्यादा या फिर कम है। ब्रैडी अगर होता है, ब्रैडीकार्डिया, तो मतलब हार्ट ब्लॉक होने के चांस हो सकता है। क्यों और कौन से ड्रग्स के यूज़ में वो सब होता है, बीटा ब्लॉकर करता है हमारा कंडक्शन ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक कर सकता है। बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हार्ट रेट अगर कम होता है तो ओपियोइड में भी हो सकता है ये। टैकीकार्डिया होता है वो तो एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग लाइक तुम्हारा दातूरा पॉइजनिंग में हो सकता है, ठीक है। दातूरा पॉइजनिंग, एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज में हार्ट रेट ज़्यादा होता है। प्यूपिल देखेंगे, उसके बाद प्यूपिल कैसा है, पिन पॉइंट है फिर डायलेटेड है, पिन पॉइंट प्यूपिल। ओपियोइड ओवरडोज सस्पेक्ट करेंगे प्यूपिल अगर तुम्हारा पिन पॉइंट है छोटा। और कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में भी हो सकता है। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई अनकॉन्शियस नहीं होता है, मतलब जनरली यहाँ पे अनकॉन्शियस नहीं होता है, ठीक है। डायलेटेड पीपल TCA पॉइजनिंग में ये हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होता है यहाँ पे, वो सारे के पॉइजनिंग में हो सकता है डायलेटेड पीपल। स्मेल ऑफ ब्रेथ देखना पड़ेगा, वो अगर फ्रूटी स्मेल है तो वहाँ पे डीके हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कौन सा एक्चुअल डायग्नोसिस हो रहा है, मतलब डायग्नोस करना पड़ेगा हमको ये सारे साइन एंड सिम्टम देख करके और उसका हिस्ट्री ले करके। और वो सब होने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन, ब्लड रिपोर्ट या फिर जो भी सारे रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट वो जो अगर होता है तो मेनली यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट हमको इन्वेस्टिगेशन में सेंड करना पड़ेगा। और अगर ये सब करने के बाद भी डायग्नोसिस इज़ नॉट क्लियर, देन
ऑब्वियसली इन पोटेंशियल कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, जो भी साइंस एंड सिम्टम दिख रहा है उसी को उसी को ट्रीट करना पड़ेगा। मॉइस्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन दो, आईवी फ्लूइड्स दो, उसके साथ ग्लूकोज दो अगर सीबीजी कम होता है, तो ऐसे ही अप्रोच लेना पड़ेगा। तो एक अनकॉन्शियस पेशेंट को ठीक ऐसे करके हमको एग्जामिनेशन हिस्ट्री और उसका इन्वेस्टिगेशन एक हमको सेंड करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे थोड़ा मतलब उसको पहले एक लाइफ सपोर्ट देना पड़ेगा ABC अप्रोच में, उसके बाद हमको बाकी सारे एग्जामिनेशन देखना पड़ेगा। ऐसे करके हमको उसको मैनेज करना होता है ये सारे पेशेंट को। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।